सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। पिछला क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में काफ़ी सारे फैक्ट्स पढ़ लिए थे और आज हम लोग उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम लोग पिछला क्लास को एक बार रिवाइज करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहले इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कैसे होती है, ये चीज़ हम लोग एक बार शॉर्ट में देखते हैं। तो सबसे पहले चार्ल्स मैसन एक नाम है, चार्ल्स मैसन। इस सभ्यता के बारे में सबसे पहला जानकारी देने वाले जो थे वो चार्ल्स मैसन थे। तो चार्ल्स मैसन जानकारी देने वाले थे और चार्ल्स मैसन का कहना था कि अभी जो ये बॉर्डर है पाकिस्तान और भारत का, तो सिंधु नदी के किनारे सिंधु का जो सहायक नदी है रावी, तो रावी नदी के किनारे एक शहर का, एक स्थल का कोई अवशेष होने के बारे में जानकारी दिया गया। किनके द्वारा? चार्ल्स मैसन के द्वारा। और उसके बाद जॉन मार्शल आए। जॉन मार्शल और इनके नेतृत्व में खुदाई की गई उस स्थल पे जहाँ पे चार्ल्स मैसन ने जानकारी दी थी। वहाँ पे जब खुदाई किया गया तो एक शहर का अवशेष सही में पाया गया, एक शहर का। और वो जो शहर था वो हड़प्पा था। और इसका जो खुदाई करने वाला था वो कौन था? तो वो था दयाराम साहनी। ये चीज़ हम लोगों ने पिछला क्लास में अच्छे से पढ़ लिया था। तो जब हड़प्पा के बारे में पता चला तो इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। हड़प्पा सभ्यता। ऐसे ही धीरे धीरे और भी स्थल का खोज होता चला गया। तो पता चला कि जितने सारे शहर के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है ये सारा सिंधु नदी के इर्द गिर्द ही है। सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी घाटी, सिंधु घाटी, इसी के किनारे ही, यानी कि इसी के आसपास सारा शहर पाया गया, जिस कारण से इस कंप्लीट सभ्यता का नाम रखा गया सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। ये चीज़ भी हम लोगों ने पिछला क्लास में अच्छे से पढ़ लिया था। तो हड़प्पा का जो पता चला था ये कब पता चला? 1921 में। और इसके जस्ट एक साल बाद 1922 में आई राखालदास बनर्जी और इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज कर दी। मोहनजोदड़ो। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा जो शहर था वो मोहनजोदड़ो ही था। क्लियर? फिर इसी तरह से और भी शहर का पता चलता गया। अगर सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग बोलें तो सबसे अधिक इसमें किस प्रजाति के लोग रहते थे? तो भूमध्य सागरीय। ये आपको याद रखना है, सागरीय। तो ये था हमारा बेसिक फैक्ट्स। तो हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में पिछला क्लास में पढ़ लिया था। फिर हम लोगों ने नामकरण भी देख लिया था कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा। इसका उद्भव एवं विस्तार के बारे में भी डिस्कस कर लिए थे। अगर इसका हम लोग मैपिंग देखें तो उत्तर में मांडा और दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सूतकांगेडोर,
ये 4 स्थल थे। और अगर सिंधु सभ्यता का, कंप्लीट सभ्यता का अगर शेप का बात करें तो चतुर्भुजाकार इसको नहीं मानते हुए त्रिभुजाकार मान लिया गया था। और त्रिभुजाकार क्यों माना गया था ये भी मैंने पिछला क्लास में बता दिया था। और सिंधु घाटी सभ्यता में जितना भी स्थल के बारे में पता चला था उनकी संख्या लगभग 1500 से ज़्यादा थी। और उनमें से जो मेन शहर की संख्या थी वो 7 ही थी, 7। और 7 के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था, जिनमें से सबसे पहला था हड़प्पा, फिर मोहनजोदड़ो, फिर चन्हुदड़ो, उसके बाद लोथल, फिर राखीगढ़ी, फिर कालीबंगा और फिर बनावली, धौलावीरा। इतना सारा शहर मेन थे जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना था। एग्ज़ाम ओरिएंटेड एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी ये 7 शहर बहुत इम्पोर्टेंट था। कुछ नोट्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये भी पढ़े थे कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो था वो मोहनजोदड़ो था। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा था। लेकिन धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। और सिंधु सभ्यता भारत प्लस पाकिस्तान दोनों मिलाइज करता है। और अगर बोलेंगे सिंधु सभ्यता का केवल और केवल भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल तो राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में स्थित है, ये था। तो ये सारा फैक्ट्स कल का था। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग कुछ नया चीज़ नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग केवल चीज़ें याद करेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। उन सारे फैक्ट्स को आज हम लोग अच्छी तरीके से कनेक्शन के ज़रिए याद रखने की कोशिश करेंगे। तो आज के क्लास केवल रटने के पर्पज़ से है। आज केवल और केवल याद करना है आप लोगों को। तो वीडियो को आप अच्छे से देखिए और वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको सारा फैक्ट्स यहीं याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण अवशेष व वस्तुएं। देखिए, कोई भी सभ्यता, बेसिकली सिंधु सभ्यता का बात करें हम, ये तो खुदाई से ही प्राप्त हुआ है। इसका सारा अवशेष, सारा जानकारी तो खुदाई से बहुत सारा चीज़ पाए गए हैं जो आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड के लिए ज़रूरी है। यानी कि जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है उन सारी चीज़ों को और कुछ फैक्ट्स को आपको याद रखना है और ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को कनेक्शन के ज़रिए हम लोग याद रखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला स्थल है हड़प्पा। देखते हैं यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तो कब्रिस्तान R37 स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जो कि उर्वरता की देवी को इंगित करता है। फिर स्वास्तिक चिन्ह, अन्नागार, कुम्हार की चाक, श्रमिक आवास, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत इत्यादि। तो इतना सारा फैक्ट्स आपको याद रखना है। तो एक कनेक्शन लगाते हैं याद रखने के लिए। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कब्रिस्तान R37। आप शॉर्ट में केवल कब्रिस्तान ही याद रखिए। कब्रिस्तान और स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, ये 2 चीज़। तो अगर स्त्री के गर्भ से अगर कोई पौधा निकल जाएगा, अगर ये हो जाएगा तो वो इंसान जीवित नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। तो मर जाएगा तो कहाँ लिखना पड़ेगा? कब्रिस्तान में। तो इसी से आप लिंक कर सकते हैं कब्रिस्तान और स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, दोनों साथ में। उसके बाद है स्वास्तिक चिन्ह, अन्नागार, कुम्हार की चाक, श्रमिक आवास, लकड़ी की ओखली और लकड़ी का ताबूत। इन सारी चीज़ों को एक कनेक्शन के ज़रिए याद कीजिए इस तरीके से। जैसे कि अन्न यानी कि भोजन। तो भोजन कब प्राप्त होगा हमें? जब हम लोग श्रम करेंगे। खेती करने के लिए तो श्रम तो करना पड़ता है ना, तो श्रम, और श्रम करने के बाद जो अन्न मिलेगा उसको तो डायरेक्ट नहीं खा सकते,
उसको ओखली में सबसे पहले कूटना पड़ेगा। और ओखली किस चीज़ का बना होता है? तो लकड़ी का बना होता है। तो ये आप एक क्रम, ये जो सीक्वेंस है, इतना आप याद रख लीजिए। इसी से आपका सारा फैक्ट्स कवर हो जाएगा। देखिए, अन्न से हो जाएगा अन्नागार, श्रम से हो जाएगा श्रमिक आवास, ओखली से हो जाएगा लकड़ी की ओखली, और लकड़ी का ताबूत, ये लकड़ी से लकड़ी का ताबूत। अब इतना करने के बाद हमें खाना, हमारा जो अन्न है वो बिल्कुल तैयार हो जाता है, और वो अन्न खाने में बहुत स्वाद भी लगता है। तो स्वाद से आप याद रख लीजिए स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक को पकड़िए, स्वास्तिक चिन्ह याद हो जाएगा। तो इतना सारा फैक्ट्स हम लोग ने कनेक्शन के ज़रिए याद कर लिया। एक बार रिपीट करते हैं। देखिए, क्लास में ही मैं 2-3 बार रिपीट कर दूंगा और आप भी साथ साथ दोहराइए इसको। देखिए, आपको काफ़ी सारा 80% आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, और जो थोड़ा बहुत बचेगा उसको आप खुद से रिवीजन करके या फिर वीडियो को दोबारा देख के याद कर सकते हैं। बाकी मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको यहीं पे सारा चीज़ याद हो जाए, और ये चीज़ एग्ज़ाम में पूछता भी है। तो देखिए क्या क्या लिंक किया। सबसे पहले अन्न कैसा लगता है, अन्न कैसे मिलता है? श्रम करने पर, और श्रम करने के बाद जब अन्न मिलता है तो उसको ओखली में हम लोग कूटते हैं, और उसके बाद ओखली किस चीज़ की बनी होती है? तो लकड़ी की। और जब अन्न तैयार हो जाता है तो वो बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो अन्न से अन्नागार, श्रम से श्रमिक आवास, ओखली से लकड़ी की ओखली, और लकड़ी से ही लकड़ी का ताबूत, स्वाद से हो जाएगा स्वास्तिक चिन्ह। तो ये सारा फैक्ट, ये सारा जो अवशेष है ये हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। और ये कब्रिस्तान और स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, जो कि उर्वरता की देवी का प्रतीक है, इसे आपको दोनों साथ में याद रख लेना है। अब है मोहनजोदड़ो। इससे वृहद स्नानागार प्राप्त हुए हैं, या इसका अवशेष प्राप्त हुए हैं, और ये चीज़ हम लोग कल के क्लास में भी देखा था। फिर है मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, दाढ़ी वाला साधु, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा, हाथी का कपालखंड, गले हुए तांबे का ढेर, मिट्टी का तराजू, सबसे बड़े ईंट का साक्ष्य। इतना सारा फैक्ट्स है। तो इनमें से आपको ये वृहद स्नानागार तो याद रखना ही रखना है, और ये कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि हम लोग याद लगभग सारी चीज़ों को रखने का कोशिश करेंगे। अब इसको लिंक करते हैं मोहनजोदड़ो को, इस चीज़ को। देखिए, सबसे पहले इंसान क्या करता है? स्नान करता है सुबह सुबह, और स्नान करने के बाद वे क्या करते हैं? सूती वस्त्र पहनता है। वे क्या करते हैं? सूती कपड़ा पहनता है, सूती कपड़ा, और उसके बाद पूजा करता है। तो ये 3 चीज़ में ही आपको बहुत सारा चीज़ याद हो गया। देखिए, स्नान से हो जाएगा स्नानागार, सूती कपड़ा पहनेगा तो यहाँ से सूती कपड़ा भी याद हो जाएगा आपको, और पूजा करता है तो पूजा किस चीज़ का करेगा? कोई मूर्ति का ही करेगा। तो जितना भी मूर्ति वाला चीज़ है वो लगभग सब मोहनजोदड़ो में ही है। जैसे कांसे की नर्तकी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, और दाढ़ी वाला साधु यानी कि क्या? साधु भी तो पूजा करता है ना, तो इसे भी आप लिंक कर सकते हैं। और एक यहाँ है मातृ देवी की मूर्ति। तो इतना सारा फैक्ट्स हम लोगों ने याद कर लिया। तो स्नानागार हो गया, स्नान करके सूती कपड़ा पहनना है तो सूती वस्त्र हो गया,
उसके बाद पूजा करना है। तो किस चीज़ का करेंगे पूजा? मूर्ति का। तो एक यहाँ पे मूर्ति जो कि मातृ देवी की है, एक यहाँ पे मूर्ति जो कि कांसे की नर्तकी है, और एक यहाँ पे मूर्ति जो कि पशुपति नाथ की मूर्ति है। उसके बाद है हाथी का कपालखंड, गले हुए तांबे का ढेर, मिट्टी का तराजू, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य। हालांकि ये इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना इम्पोर्टेंट चीज़ था वो मैंने आपको याद करवा दिया। ये बृहद स्नानागार और एक नर्तकी की मूर्ति, एक दाढ़ी वाला साधु और ये मातृ देवी की मूर्ति, ये 4 फैक्ट इसमें इम्पोर्टेंट है। हालांकि हाथी का कपाल आप खुद से थोड़ा बहुत एफर्ट लगा के याद कर सकते हैं। जैसे कि हाथी को देखिए, हाथी बहुत बड़ा होता है। तो सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो भी बहुत बड़ा शहर था, तो ये भी बड़ा है, बड़ा शहर। तो बड़ा शहर में बड़ा जानवर रहेगा, तो हाथी बड़ा है, तो हाथी का कपालखंड आप इससे लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट है चन्हुदड़ो। अब चन्हुदड़ो को हम लोग लिंक करते हैं, तो यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं? तो वक्राकार ईंटें, वक्राकार ईंट यहाँ से मिला है, कंघा मिला है, लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है, मनके का कारखाना मिला है, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता मिला है। ये एग्जाम में पूछा गया चीज़ है, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, इसीलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो आप इसको याद रखने का कोशिश करते हैं। देखिए चन्हुदड़ो, इस वर्ड में एक साउंड आ रहा है चाहने के लिए, चाह, चन्हुदड़ो चाह, चाह है, चाह। तो इंसान को दो चीज़ का ही चाह रहता है। जैसे कि मेकअप, पहला मेकअप हो गया, और मेकअप से ही याद रख लीजिए कि मेकअप संबंधी जितना सारा साक्ष्य मिला है वो आपका चन्हुदड़ो से ही मिला है। जैसे कि लिपस्टिक हो गया, मनका हो गया, ये 2 चीज़। और भी अगर कुछ भी ऐसा जो, जैसे कि कंघा हो गया, यानी कि सजने संवरने का जो भी चीज़ है वो आपको मैक्सिमम चन्हुदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। तो ये आप लिंक कर सकते हैं सीधा सीधी। तो चन्हुदड़ो में चाह वर्ड को पकड़िए, और चाहने का शौक मतलब किस चीज़ का चाह रहता है इंसानों को, खासकर गर्ल्स में। तो गर्ल्स के अंदर मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक रहता है, ये मैं याद करने के पर्पज़ से बता रहा हूँ। तो इसी से आप लिंक कर सकते हैं कि मेकअप संबंधी जो भी चीज़ है वो चन्हुदड़ो में ही प्राप्त हुए हैं। उसके बाद ये भी आपको याद रखना है, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे? तो इसको भी चाह से ही लिंक कर लीजिए, चाहना से ही। कोई भी इंसान किसी का पीछे कब पड़ता है? जब उसको चाहता है। तो यहाँ भी उसी से थोड़ा बहुत लिंक कर लीजिए कि कुत्ता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कुत्ता बिल्ली नहीं, कुत्ते के जैसा किसी का पीछे पड़ जाना, इस तरह से करके किसी को बोलते हैं। तो उसी से आप याद रख लीजिए कि कुत्ता जो है यहाँ पे बिल्ली का पीछे पड़ गया। तो कुत्ता बिल्ली को चाहता होगा तभी पीछे पड़ गया है, जस्ट याद रख लीजिए इसे ही। तो चन्हुदड़ो, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट है कालीबंगा। तो कालीबंगा से कल मैंने एक चीज़ लिंक किया था कि काला मिट्टी में जुताई अच्छा होता है, काली मिट्टी में। तो इसी से याद रख सकते हैं, हल द्वारा जुता खेत। और कालीबंगा कहाँ पे था? तो राजस्थान में था। आपको याद आ रहा होगा कल का क्लास, तो कल मैंने बताया था और आज भी मैं बताऊंगा कि ये राजस्थान में है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में और भी। तो राजस्थान में है, और राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ती है, तो वहाँ सारा चीज़ काला हो जाता है। तो उसी से कालीबंगा लिंक कर सकते हैं कि राजस्थान में है। और यहाँ से जुता हुआ खेत मिला है, तो काली मिट्टी में जुताई अच्छा होता है, ऐसा आप याद रख सकते हैं। और अग्निकुंड, अलंकृत ईंट,
जितना भी हीट वाला चीज़ है यानी गर्मी वाला, जैसे कि अग्निकुंड, यहाँ आग है, आग क्या देता है? गर्मी देता है। अलंकृत ईंट, ईंट कब पकता है? जब उसको गर्मी देते हैं। काले रंग की चूड़ियाँ, कालीबंगा का ही अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी। और फिर बेलनाकार मोहरे। तो ये आपको याद हो गया होगा कालीबंगा। 2-3 बार आप रिपीट कर लीजिएगा, ये सब फैक्ट्स को आपको याद हो जाएगा। अब है लोथल। तो लोथल गुजरात का एक जगह है, लोथल। तो लोथल से क्या प्राप्त हुआ था? तो मन का कारखाना। हालांकि लोथल से मन का कारखाना भी मिला है और चन्हुदड़ो से भी मिला है, चन्हुदड़ो मनके का कारखाना। तो आप इसको याद यहाँ नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। लोथल में सबसे इम्पोर्टेंट है ये बंदरगाह और युग्म समाधान, ये दोनों फैक्ट्स इम्पोर्टेंट है। तो देखिए लोथल जो है वो गुजरात में है और गुजरात जो है, गुजरात ऐसा करके भारत का मैप में ये समुद्र किनारे है, यहाँ पे समुद्र है, अरब सागर। तो इसीलिए यहाँ पे बंदरगाह पाया गया था। तो ये तो मैप से ही आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये वाला याद रखना पड़ेगा, युग्म समाधान। तो युग्म समाधान लोथल में है, इसको आप याद रख लीजिए, थोड़ा खुद से याद रख लीजिए इसको। उसके बाद है सूरकोटदा। यहाँ से एक ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि घोड़े की अस्थियाँ यानी कि घोड़े का साक्ष्य मिला है सूरकोटदा से। और फिर बनावली, घरों में सोख्ता। तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, बनावली। तो बनावली में वन यानी कि जंगल पर छुपा हुआ है। तो वन में इतना ज़्यादा पेड़ पौधा ही रहता है, इतना ज़्यादा पेड़ पौधा और घास कि वहाँ जल निकास नहीं हो पाता है। तो जब पानी नहीं निकल पाएगा तो पानी एक जगह इकट्ठा होगा, तो इकट्ठा होगा तो थोड़ा गंदगी फैलेगा, तो इसीलिए सोख्ता ज़रूरी है। तो इसीलिए वहाँ पे घरों में सोख्ता लगाया गया था। तो इससे आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो देखिए हमने सिंधु सभ्यता का जितना भी मेन शहर था, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सूरकोटदा और बनावली, इन सारे शहर के बारे में जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था वो सारा का सारा लगभग 80% 80 to 90% मैंने आपको यहीं पे याद रखने का प्रयास किया। अगर आप ये सब कनेक्शन को 2-3 बार अभी वीडियो देखने के बाद खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारा चीज़ याद हो गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है ये टेबल। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। अगर आप घटना चक्र उठा के देखेंगे, घटना चक्र, तो बीपीएससी में और भी यूपी पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस या फिर राजस्थान पीसीएस और कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा गया है वो मैच करने के लिए दिया गया था। मैच दीज करके आप दे देगा, कोई भी 4 ऑप्शन और नदियों के नाम दे देगा मिलाने के लिए, या फिर जो स्थिति है वर्तमान स्थिति ये दे देगा। तो इस तरह करके क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो ये सब चीज़ों को भी हम लोग कनेक्शन के ज़रिए याद रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला शहर हड़प्पा। तो कल का क्लास अगर आप देखे हैं तो कल मैंने लगभग सारा चीज़ों को याद करवा दिया था और कल कनेक्शन भी मैंने लगा दिया था। जैसे कि हड़प्पा है तो हड़पेंगे, साउंड ऐसा ही आ रहा है, हड़प्पा, हड़पेंगे। क्या हड़पेंगे? कोई मोटा चीज़ हड़पेंगे, कोई मोटा चीज़। तो मोटा से मोंटगोमरी ज़िला याद रख सकते हैं, जो कि वर्तमान स्थिति है। पाकिस्तान का जो वर्तमान मोंटगोमरी ज़िला है वहाँ पे हड़प्पा स्थल का पता चला था। और इसका जो उत्खननकर्ता थे, देखिए उत्खननकर्ता का बात हो रहा है यहाँ पे, यानी कि जो खुदाई किए थे वो थे दयाराम साहनी। और ये जो शहर था ये रावी नदी के किनारे था। तो हड़प्पा, कोई भी चीज़ हड़पेंगे तो मोटा रकम हड़पेंगे, तो मोटा से मोंटगोमरी ज़िला
अब कोई अगर किसी भी चीज़ को हड़पेगा तो वो निश्चय ही वो वीर योद्धा रहेगा, तभी ना हड़प पाएगा। तो वीर को ही पलट के रवि, तो साउंड आ जाएगा रावी, जो है नदी, ये रावी नदी। तो इस तरीके से आप नदी का नाम भी याद रख सकते हैं। और दयाराम साहनी, तो जो लोग हड़पता है उनके अंदर दया बिल्कुल भी नहीं होता, तो ऐसा लिंक करके आप दयाराम साहनी को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, तो इसका जो उत्खनन करता है ये है राखल दास बनर्जी। तो इसको याद रखते हैं, कैसे रखेंगे? देखिए, मोहनजोदड़ो में वर्ड है मोहन, तो गांधी जी का पूरा नाम आपको याद ही होगा, मोहनदास करमचंद गांधी। तो मोहनदास, यहाँ पे दास लगा दीजिए और इस दास को यहाँ से लिंक कर लीजिए, ये दास, तो हो जाएगा राखल दास बनर्जी। और जितना भी दड़ो दड़ो करके साउंड आएगा वो सब आपको सिंधु नदी में ही मिलेगा, ये आप याद रख लीजिए। जैसे कि मोहनजोदड़ो, आगे में लगा आपको चन्हुदड़ो, वो सब सिंधु नदी किनारे, यहाँ पे चन्हुदड़ो, ये भी सिंधु नदी। तो ये हो गया। अब जब सिंधु नदी है तो ये सिंध प्रांत का लड़काना ज़िला पाकिस्तान याद रख सकते हैं। फिर है चन्हुदड़ो, सेम दड़ो का साउंड आ गया तो सिंधु नदी। और इसका जो उत्खनन करता है ये थे, कौन थे? अर्नेस्ट मैके। तो उसको याद रखने का ट्रिक क्या था? तो CNG गैस, सी से हो जाएगा चन्हुदड़ो, पहला वर्ड पकड़ लीजिए चन्हुदड़ो का सी, और NG हम लोग याद किए थे, N और G पूरा नाम आपको पता है क्या था? ये NG था N गोपाल मजुमदार, N गोपाल मजुमदार। ये जो थे ये खोजकर्ता थे, यानी कि खोजे थे, ये खुदाई नहीं किए थे, यानी कि उत्खनन नहीं किए थे। उत्खनन करने वाले कौन है? तो ये हैं अर्नेस्ट मैके। तो हम लोग इसको भी याद किए थे कि CNG जो है, CNG ये डायरेक्ट नहीं मिलता है, इसको मैक करना पड़ता है, यानी कि बनाना पड़ता है। तो मैक से ये मैके हो गया। नेक्स्ट है कालीबंगा। तो कालीबंगा को कैसे याद रखे थे? तो काली लोगों का घोर बेइज्जती हो जाता है, तो घोर से नदी का नाम हो जाएगा घग्गर, और बेइज्जती कैसे होगा? तो थापर मार के उसको लाल कर दिया जाता है, तो बी के थापर और बी लाली, ये हो गया उत्खनन करता। और वर्तमान कहाँ पे है? तो गर्मी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, तभी तो लोग काला हो जाता है, तो यहाँ से कालीबंगा, तो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। नेक्स्ट है कोटदीजी। कोटदीजी, कोटदीजी से आपको नदी याद रखना है, सिंधु नदी, और इसका जो उत्खनन करता है वो है फजल अहमद खान, और वर्तमान स्थिति कहाँ है? पाकिस्तान का सिंध प्रांत। मैक्सिमम जो शहर है वो सिंध प्रांत में ही है, सिंध, पाकिस्तान सिंध। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, उत्खनन करता। तो कोटदीजी में वर्ड छुपा हुआ है कोट, कोट। तो जो पहनने वाला कोट होता है उसको आप याद रख लीजिए, कनेक्शन, एक कनेक्शन लगा देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं कि कोट है, कोट, कोट जल गया, ये ट्रिक आप याद रख लीजिए, कोट जल गया। तो जल से हो जाएगा फजल, फजल अहमद खान, और कोट जल गया तो वो बहुत अहम कोट था इसीलिए जल गया, तो अहमद खान आपको याद रह जाएगा। तो ये भी हो गया कोटदीजी फजल अहमद खान। कैसे याद किए? तो कोट जल गया और वो कोट बहुत ही अहम था, तो अहमद खान फजल खान, दोनों याद रह गया। और ये जो नदी है सिंधु नदी है, पाकिस्तान का सिंध प्रांत में है, तो सिंधु नदी सिंध प्रांत।
फिर है रंगपुर। देखिए रंग है, रंग यहाँ पे है रंग, तो रंग से ही थोड़ा सा राव आपको लिंक करना होगा यहाँ पे, इस ऐसा राव को याद रखने के लिए। रंग राव, रंग राव, ऐसा राव, 2-3 बार बोलिए, याद रह जाएगा। अब इसको याद कर रखना है यहाँ पे कि रंगपुर आपका गुजरात का अहमदाबाद ज़िला में है और ये मादर नदी के किनारे स्थित है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए मादर से यहाँ पे एक ये वर्ड निकलेगा मदर, यानी कि माँ। माँ क्या होती है, मतलब माँ जो होती है वो हमारे पूरे फैमिली के लिए बहुत ही एक अहम हिस्सा होती है, अहम। तो इस अहम से आप अहमदाबाद को लिंक कर सकते हैं। जब अहमदाबाद लिंक हो जाएगा तो अहमदाबाद आपका गुजरात में है, तो गुजरात याद रह जाएगा। तो ये हो गया आपका रंगपुर, जो कि मादर नदी के किनारे है। ऐसा राव इसका उत्खनन करता है, रंग राव, ऐसा करके याद रख लीजिए। और माँ बहुत ही अहम होती है, तो अहमदाबाद गुजरात। नेक्स्ट है लोथल। तो लोथल ये है भोगवा नदी के किनारे और इसका भी सेम उत्खनन करता है SR राव और ये है गुजरात का अहमदाबाद ज़िला में। इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए एक टिक लगा देते हैं, लोभ, लोभ, लोभ करना अच्छी बात नहीं है। तो लो से लोथल और बहुत से याद रख लीजिए भोगवा नदी, ये 2 चीज़ हो गया। अब बचा SR राव और गुजरात का अहमदाबाद ज़िला। तो देखिए भोगवा जो नदी है ये तो मैक्सिमम को पता होगा कि ये गुजरात में ही बहती है, ये नदी, मतलब भोगवा नदी गुजरात से बहती, मतलब गुजरात में बहती है। तो गुजरात जब आपको याद रह जाएगा तो ऊपर का ही फैक्ट्स नीचे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ये ऊपर में भी SR राव, नीचे भी SR राव। ऊपर में गुजरात का अहमदाबाद ज़िला, ये भी अहमदाबाद ज़िला, दोनों लगभग सामने ही है। तो इसको थोड़ा आपको मैप के थ्रू याद रखना पड़ेगा। रंगपुर और लोथल दोनों गुजरात में हैं, बस केवल नदी का अंतर है, बाकी सब सेम है। नेक्स्ट है आलमगीरपुर। ये आपका हिंडल नदी के किनारे है और इसका जो उत्खनन करता है ये कोई नहीं है, इसका डायरेक्ट खोजकर्ता ही थे, यज्ञदत्त शर्मा। तो खोजकर्ता ही है, तो खोजकर्ता ही मैंने लिख दिया, यज्ञदत्त शर्मा। और ये आपका यूपी के मेरठ ज़िला में है। तो इसको याद रखते हैं, आलमगीरपुर। तो कोई इंसान अगर गिरेगा, गिरेगा कब गिरता है कोई इंसान? जब वो या तो उसका आचरण खराब हो जाता है या फिर उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, यानी कि वो बिल्कुल ही तुच्छ हो जाता है। तुच्छ यानी कि नगण्य, नगण्य, उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। तो इसी से आप यहाँ पे देखिए हिंडल नदी, हिंडल नदी में अगर ड टू हटा देंगे तो ये बन जाएगा हिन। हिन यानी कि तुच्छ ही होता है, यानी कि कोई वैल्यू नहीं, तुच्छ या नगण्य। तो इस तरीके से आप इन दोनों को लिंक करके याद रख सकते हैं, आलमगीरपुर और हिंडल। हिंडल का डॉट हटा दीजिए, बन जाएगा हिन। अगर कोई हिन हो गया यानी कि तुच्छ हो गया तो वो इंसान गिर जाता है। तो आलमगीरपुर से हिंडल नदी याद हो गया। अब ये है उत्तर प्रदेश का मेरठ ज़िला में, तो आप यूपी ही याद रख लीजिए। तो अगर कोई इंसान गिरेगा तो उसको अपने आप को सही साबित करने के लिए काफ़ी जवाब देना पड़ेगा, यानी कि उत्तर देना पड़ेगा। तो उसी उत्तर से उत्तर प्रदेश लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट है सूत कांगीडोर। तो सूत कांगीडोर दशक नदी के किनारे है। तो इसको याद रख लीजिए कि कोई इंसान है वो 10 दिन सोता है या फिर 10 दिन सोता है, 10 दिन सोता है। तो 10 दिन से दशक हो याद रह जाएगा
और सोता है तो सूत कांगे डोर याद रह जाएगा। अब कोई कोई इंसान जो सोता है वो अलग ही स्टाइल से सोता है, स्टाइल। तो स्टाइल से आप ये याद रख लीजिए, ऑरेनस्टाइन। ऑरेनस्टाइन ये खोज करता है, ना कि उत्खनन करता। और ये वर्तमान कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान नाम ही सुन के लग रहा होगा, सूत कांगे डोर कहाँ पे हो सकता है? भारत में तो ऐसा कोई नाम सुना है नहीं, तो ये पाकिस्तान में ही हो सकता है। तो थोड़ा बहुत आप यहाँ पे लॉजिक भी लगा करके आंसर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है बनावली। तो पिछला क्लास में ये चीज़ मैंने याद करवा दिया था कि बनावली में वन छुपा हुआ है। और वन कैसा होता है? पूरा हरियाली होता है। तो हरियाली से आप हरियाणा याद रख सकते हैं। और हरा हरियाली वन बहुत ही बेस्ट दिखता है, अच्छा दिखता है। तो बेस्ट से RS बेस्ट याद रख सकते हैं। और ये सरस्वती नदी के किनारे है, इसको आप खुद से थोड़ा एफर्ट लगा के याद रख लीजिए। फिर है धौलावीरा। तो धौलावीरा वीर लोग बहुत जोश में रहता है। तो जोश से जोशी याद किए थे, ये खोजकर्ता थे जोशी। और उत्खननकर्ता कौन थे? वही रविंद्र सिंह बिष्ट, यानी कि SR बिष्ट, ये सेम। तो धौलावीरा वीर लोग बहुत जोश में रहता है। तो खोज करने वाले कौन हो गए? JP जोशी। और जोश जोश में कभी कभी वो अपने प्राण भी गंवा देते हैं, यानी कि वो इंसान गुजर जाते हैं। तो गुजरात याद रख सकते हैं, गुजरात का कच्छ जिला। और लास्ट है रोपड़। रोपड़ कहाँ पे है? सतलज नदी पर। और इसका जो उत्खनन करता है वो जगदत्त शर्मा है। और ये पंजाब का रोपड़ जिला में स्थित है वर्तमान में। तो इसको याद रख लीजिए इस तरीके से कि रोपड़ है, रोपड़ में रो है, रोना। कोई इंसान तुरंत रो पड़ता है। कब रो पड़ता है? जब उसको बहुत ज़्यादा सताया जाता है। तो सताया जाता है से सतलज याद रख सकते हैं। अब जब सतलज नदी आपको याद रह गया तो मैप के थ्रू आप इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पंजाब में ही हो सकता है। पंजाब हरियाणा साइड ही सतलज नदी है ना, उसी के आसपास होगा। तो पंजाब याद रख लीजिए। और इसका जो उत्खनन करता है वो जगदत्त शर्मा है। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड छुपा हुआ है, सतलज, लज में लाज। तो बोलते हैं ना लाज शर्म, तो इससे लिंक कर लीजिए शर्मा, शर्म शर्मा, लाज शर्म शर्मा। तो हो जाएगा जगदत्त शर्मा उत्खनन करता। और है कहाँ पे? पंजाब के रोपड़ जिला में। तो ये थी आज की क्लास। केवल और केवल आज हम लोग फैक्ट्स पढ़ें और सारी चीज़ों को हम लोग एक कनेक्शन के ज़रिए याद रखने की कोशिश की। अगर सिंधु सभ्यता से कोई क्वेश्चन यहाँ से आउट होता है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि इसी टेबल से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इससे बाहर आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और भी हम लोग देखेंगे कि वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ पे किस तरीके से वहाँ का लोग रहते थे, वहाँ की सड़कें कैसे थी, वहाँ का सभ्यता, बहुत सारा चीज़, वहाँ का धार्मिक व्यवस्था कैसा था, जीवन निर्वाह कैसे करते थे, व्यापार किस तरीके से होता था, और भी बहुत सारी चीज़ हम लोग को अभी पढ़ना बाकी है इस चैप्टर में। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फ़िलहाल आज के क्लास हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।